नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें और एक बार बताएंगे कि आवाज आपको प्रॉपर आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। जल्दी से सारे बच्चे एक बार सेशन के साथ जुड़ेंगे, लाइव आ जाएंगे जल्दी से ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। फटाफट जुड़ेंगे एक बार सेशन के साथ में। चलिए देख लेते हैं। हरिओम, राहुल कुमार, अर्जुन, सौरभ, रघुवीर, धीरज, प्रिंस, पंकज, दुर्गेश, अरुण, ऐश्वर्या, पांडे, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको पता है आज का आपका चैप्टर होने वाला है नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। प्यारे प्यारे बच्चों, हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं और सिटीजनशिप के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। जी हाँ, हाथ का भी मैं यूज करूंगी तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे बोला है, पीडीएफ और हाथ दोनों का हम यूज करेंगे तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए दिक्कत नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, मस्त रहना है एकदम। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करती हूँ प्यारे बच्चों नागरिकता की, तो सबसे पहले आपका जो चैप्टर है नागरिकता, ये यहां लिखा हुआ है। तो नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है या किस भाग में है? तो आप कहेंगे कि भाग या पार्ट आपका है सेकंड, ठीक है? पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 प्यारे बच्चे मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो भाग या पार्ट 1 में है, सॉरी भाग या पार्ट सेकंड में है। और आर्टिकल प्यारे बच्चों, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है। और हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी इंडिया में कैसी सिटीजनशिप है? एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है? हमारे देश में कैसी नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में, एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता हमने कहां से ली है? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली है, ठीक है? टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कहां से ली है? टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से ली है, टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से प्यारे बच्चों हमने एकल नागरिकता को लिया है, सिंगल सिटीजनशिप को लिया है। जी हाँ, ये पहला आपका अगला चैप्टर है, यानी कि एक आप पार्ट 1 पढ़ चुके हैं 1 से 4 तक, और ये है आपका 5 से 11 तक। और कौन सा आपका, कौन सा है आपका? तो पार्ट 2 है। कौन से आर्टिकल से? 5 से 11, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। और सिंगल सिटीजनशिप प्यारे बच्चों आपकी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से, यानी टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। प्यारे बच्चे, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऊपर भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने एक वर्ड और सुना होगा जिसे हम कहते हैं दोहरी नागरिकता। ध्यान से सुनना, दोहरी नागरिकता, ठीक है? यानी कि ड्वेल सिटीजनशिप। और ये ड्वेल सिटीजनशिप आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? तो ड्वेल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट बेटा आपको देखने के लिए मिलेगा अमेरिका। आप अमेरिका भी लिख सकते हैं या आप इसको यूएसए बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूएसए की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता क्या होती है, ये नहीं समझ में आ रहा मैम कि दोहरी नागरिकता और एकल नागरिकता क्या होती है, ठीक है? तो प्यारे बच्चे, आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जैसे आप मान के चलो ये हमारा प्यारा भारत देश है, और आपके भारत देश में यहां पर भी जो बच्चे अभी लाइव हैं उनमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे यूपी से होंगे, कुछ बच्चे राजस्थान से होंगे, कोई आपका बिहार से होगा, ठीक है? हो सकता है कोई महाराष्ट्र से होगा। मतलब आप अलग अलग जगह से होंगे, आपका रेजिडेंस अलग अलग स्टेट में होगा, आपका निवास स्थान अलग अलग रहा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप जो हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कहां के सिटीजन हैं, तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि आपके पास एक ही सिटीजनशिप होती है, आपके पास एक ही नागरिकता होती है, जिसे आप कहते हैं इंडियन सिटीजनशिप।
जिसे आप कहते हैं भारतीय नागरिकता। ये पूरे देश में, आपकी भारत देश में एक ही नागरिकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम नहीं होगी रामकिशन जी, जो बच्चा नोट्स बनाता था मेरे इस क्लास के, उस बच्चे को चेंज कर दिया गया, अब नया बच्चा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सिटीजनशिप, अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो कौन सी सिटीजनशिप है आपके पास? इंडियन। यानी आप अलग अलग स्टेट से हो सकते हो, आपका रेजिडेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कहां के नागरिक हो, तो आप कहोगे कि मैम हम जो हैं भारत के नागरिक हैं। लेकिन कोई आपसे पूछेगा आप कहां से हो, तो आप कहोगे मैं राजस्थान से हूं, यूपी से हूं, बिहार से हूं। लेकिन सिटीजनशिप कहां की है? इंडिया की है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है बेटा, जरा ध्यान से देखना। अमेरिका में प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। और यहां पे क्या होता है कि यहां पे दो नागरिकता होती हैं। कैसे? एक तो ऑल ओवर आपके यूएसए की सिटीजनशिप होती है, यूएसए। ठीक है, एक तो आपके जो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी सिटीजनशिप होती है, इसकी नागरिकता होती है। ठीक है, यूएसए की सिटीजनशिप होती है, यूएसए की नागरिकता होती है। ठीक है, पूरे यूएसए की। और प्यारे बच्चे, आपका जो ये जैसे मान लो यूएसए है, तो इसके अंदर अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं, एक तो नागरिकता किसकी हो गई? यूएसए की, और एक नागरिकता होती है स्टेट्स की। यहां पर प्यारे बच्चे राज्यों की अलग नागरिकता है, राज्यों की अलग नागरिकता, यानी कि दोनों की सिटीजनशिप अलग अलग होती है। लेकिन भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। भारत में पूरे के पूरे भारत की एक ही नागरिकता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय नागरिक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नागरिकता क्या होती है? तो नागरिकता आप उसे कहते हैं जिसमें, जैसे आप भारत में रहते हैं, तो भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, और वो आपको ही दी जाएंगी अगर आप भारत के नागरिक हैं। जैसे मैं आपको अभी आगे चलकर पढ़ाऊंगी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जो कि इसके बाद अगला चैप्टर है। ठीक है, तो आपका अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों, और इस चैप्टर की अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की, तो उसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल किसको दिए गए हैं? भारतीय नागरिकों को। एक देश अपने नागरिकों के लिए कुछ खास सुविधाएं देता है, और वो सुविधाएं उसी व्यक्ति को मिलती हैं जो उस देश का नागरिक है। तो आपको क्या नोट करना है? आपको नोट करना है कि भारत में नागरिकता पार्ट 2 में है, संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता है, जो कि हमने ब्रिटेन से ली है, जबकि आपके दोहरी नागरिकता अमेरिका में है। ब्रिटेन और भारत दो ऐसे देश हैं जहां पर सिंगल सिटीजनशिप है। रवि कुमार जी, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, इधर से नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे होते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। विशाल कुमार जी पढ़ सकते हैं, आगे देखिए। अब यहां पे हमने सिटीजनशिप के बारे में बात की। अब अगला क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना है, एसएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो नागरिकता है वो कौन प्रदान करता है। ध्यान से सुनना, नागरिकता ऐसे लिखना, भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। यानी आपके यहां नागरिकता देने का काम कौन करता है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री करती है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे दी जाएगी, ये होम मिनिस्ट्री तय करती है। होम मिनिस्ट्री नागरिकता देने का काम करती है। ध्यान रखिएगा बेटा, वर्कशीट्स के आंसर मैं आपको दे दूंगी,
थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी तो कल वर्कशीट मिली है, आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको प्रैक्टिस उसकी वर्कशीट की आंसर की भी मैं आपको दे दूंगी। कल या परसों की जो क्लास होगी उसमें पीडीएफ के ऊपर ही मैं वर्कशीट का आंसर की दे दूंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो कौन देता है आपको सिटीजनशिप? बाय द होम मिनिस्ट्री आपको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल से भी बच्चे हैं यहां पर, वाओ बहुत बढ़िया। बेटा अगर फोकस होकर सुनोगे तो चीजें समझ आएंगी, अगर नहीं सुनोगे सिर्फ कमेंट पे ध्यान रहेगा तो चीजें समझना आप ही के लिए मुश्किल है। और ये बात मैं डेली डेली नहीं कहूंगी, क्योंकि ये बात मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुकी हूं। ठीक है, जो आर्टिकल्स मैं आपको दूंगी, बिलाल जी जरा ध्यान दीजिए, आप इतना परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हिंदी में इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये पीडीएफ टोटल हिंदी टोटल इंग्लिश नहीं लिखनी पड़े इसलिए तो पीडीएफ का सहारा लेना पड़ा है, वरना मुझे पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लिखने की वजह से, ताकि आप लोगों के पास दोनों लैंग्वेज पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे मैंने देखिएगा आपको बताया कि आपकी इंडियन सिटीजनशिप कौन प्रोवाइड करता है, तो इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द होम मिनिस्ट्री, लिख सकते हो आप, पूरा लिख देती हूं इंग्लिश में, इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड बाय द होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ये प्रदान करती है, लेकिन बात ये आती है कि ये तो प्रोवाइड करती है होम मिनिस्ट्री, लेकिन आप ये बताएंगे मैम की नागरिकता के लिए कानून कौन बनाता है, मतलब होम मिनिस्ट्री कैसे सिटीजनशिप दे सकती है, ये चीज कौन उसको बताएगा। होम मिनिस्ट्री देने का काम करती है, लेकिन कैसे दे सकती है ये कौन बताएगा। तो आप मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा। आर्टिकल 11 की हम बात करेंगे सबसे पहले, देखना जरा ध्यान से, और ये बेटा आपके पीडीएफ में भी है आर्टिकल, इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। आर्टिकल 11 हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर आपकी जो संसद है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, ठीक है ध्यान से सुनना, संसद पार्लियामेंट, संसद को यह शक्ति दी गई है, यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता से संबंधित, कि वह नागरिकता से संबंधित रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कि वह नागरिकता से संबंधित, ठीक है, रिलेटेड टू सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, कानून यानी कि लॉ, कानून बना सकती है। और प्यारे प्यारे बच्चों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपकी पार्लियामेंट लॉ बनाकर होम मिनिस्ट्री को बताती है कि आपको कैसे नागरिकता दी जाएगी, आपको कैसे नागरिकता दी जाएगी, ये कौन बताएगा? पार्लियामेंट, किसको? होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री बताएगी कि आप, सॉरी पार्लियामेंट बताएगी होम मिनिस्ट्री को कि आप ऐसे ऐसे दे सकते हो, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार उसके पास है। जी हां, नोट्स में आप वही लिखिए जो मैं आपको बोर्ड पर लिखकर बताती हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है संजय मौर्य जी 1 से लेकर 52 तक। और अब आप कमेंट्स करेंगे, मैं कमेंट्स का आंसर नहीं करूंगी, क्योंकि पूरा टाइम इसी में निकल जाता है डेली, ये कर नहीं सकते हम क्लास के अंदर, आपको फोकस करना होगा क्लास पर। अब प्यारे बच्चों ये जो पावर दी गई, तो इसी के तहत पार्लियामेंट ने क्या किया, संसद ने या संसद द्वारा अनुच्छेद 11 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 11 के अधीन भारतीय नागरिकता अधिनियम
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 1955 लागू किया गया। उसने लॉ बना दिया और लॉ का नाम क्या है, अंडरलाइन कीजिएगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लिखिएगा। अंडर आर्टिकल 11 पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 11 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 passed by the parliament, passed by the parliament, passed by the parliament। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो आर्टिकल 11 है वो पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि लॉज वो बनाएगी, कानून वो बनाएगी कि कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी, और देने का काम कौन करेगा, होम मिनिस्ट्री। दोनों आंसर्स आपको पता होने चाहिए। भारतीय नागरिकता कौन देगा, तो आप कहोगे कि देने का काम होम मिनिस्ट्री, और भारतीय नागरिकता के लिए कानून कौन बनाएगा, तो आप कहोगे कानून बनाने का काम कौन करेगा प्यारे बच्चों, वो करेगी संसद। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है प्यारे बच्चों, ये जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955, या हम कहें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ये एक्ट कब बना, 1955 में। और इसने क्या कर दिया था, अधीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या किया, इसने प्यारे बच्चे यहां पर इस एक्ट में बताया कि नागरिकता आपको 5 तरीके से मिल सकती है। 5 प्रकार बताए इसने, 5 वेज, 5 वेज इस एक्ट के अकॉर्डिंग। कौन कौन से थे, फर्स्ट लिखिएगा, जन्म द्वारा, जन्म द्वारा बाय बर्थ, जन्म द्वारा बाय बर्थ। दूसरा लिखिएगा, वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, बाय डिसेंट, बाय डिसेंट, वंश परंपरा द्वारा। फिर तीसरा लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। फिर चौथा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा। और बेटा पांचवा लिखिएगा इधर, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। ये 5 वेज के थ्रू आप इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हो। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि ये एक्ट कब बना था, 1955 में। और प्यारे बच्चे, जब ये एक्ट 1955 में बना तो उस समय पर सिचुएशंस अलग थी, उस समय पर चीजें अलग थी 1955 में। और आज क्या चल रहा है, 2024। आप खुद को रखो, आप छोटे से बच्चे थे
उस समय आपकी जरूरतें कम थी। आप थोड़े बड़े हुए, जरूरतें बढ़ गई। आप और बड़े हुए तो आपकी जरूरतें और बढ़ गई, और आप इतने बड़े हो गए कि आज आपको नौकरी की भी जरूरत है। यानी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, वैसे वैसे आपकी जरूरतें अलग हो रही हैं। तो ऐसे ही संविधान था, जब उस समय बनाया गया तो उस समय की चीजें अलग थी। ठीक है, उस समय की चीजें अलग थी और आज की चीजें अलग हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। प्यारे प्यारे बच्चों, इसे क्या कर दिया गया, इसमें किया गया है समय समय पर संशोधन। क्या किया गया इसमें समय समय पर संशोधन। इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है, और ये अब तक 6 बार अमेंड हो चुका है, 6 बार संशोधन हो चुका है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो अधिनियम है, अच्छा कब कब संशोधित हुआ, 1986 में, 1992 में, ठीक है, 2003 में, 2015 में, एक तो 1986, 1992, 2003, ठीक है, 2003, 2005, एक मिनट, 2003, 2005, उसके बाद आपका, अच्छा 2005 भी है, 2005 भी लिखना, 2005, 2015 और 2019। अब तक 6 बार ये अमेंड हो चुका है। अमेंडमेंट का मतलब है कि 6 बार समय के अनुसार इसमें संशोधन हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। जैसे आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं, ऐसे ही एक्ट भी चेंज होते हैं, क्योंकि आपके जीने के तरीके बदलते हैं आपके बड़े होने के समय, ऐसे ही कानून भी बदलते हैं समय के अनुसार। ठीक है, तो अमेंड कौन कर रहा है, अमेंड करने का काम कौन करती है, संसद। तो उसने इसमें आपके 6 टाइम्स अमेंड किया है। अब प्यारे बच्चों, आपका जो फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे क्या है जरा देखिएगा, आपका जन्म से। पहला वे हम देखेंगे, जन्म से नागरिकता कैसे मिलती है, और आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, पहले हम बात करेंगे 1955 का अधिनियम। 1955 का जो एक्ट है, उसमें कैसे आपके बाय बर्थ सिटीजनशिप मिलती थी, और फिर इसे अमेंड करके इसमें क्या चेंजेस किया गया, बहुत ध्यान से सुनना। तो प्यारे, 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं, अभी तो बताया है पंकज पासवान, आप कहां पर हैं? जो बोर्ड पर लिखा है वही मैं हाथ से लिख रही हूं, कुछ अलग नहीं है आशीष। इसका मतलब आपने आज तक पीडीएफ पढ़ी ही नहीं है। हाथ से लिखने का सिर्फ एक मोटिव है, शॉर्ट में, और आपको समझाना। डिटेल में आपकी पीडीएफ में ही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग क्या आपके यहां पर प्रोविजन था 1955 में, बाय बर्थ। पहला कौन सा हम पढ़ रहे हैं, बाय बर्थ, में आपको बता रही हूं, लिख लीजिएगा। तो बाय बर्थ में आपको सबसे पहले एक डेट याद रखनी है, 26 ऑफ जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक है, आप कह सकते हो, या फिर ऐसे लिखो, यहां पे लिखो 26 ऑफ जनवरी 1950। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इस डेट में आपको एक व्यक्ति, ध्यान रखना, 26 जनवरी 1950, अगर किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन, अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ,
अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ भारत है, भारत यानी कि इंडिया, और कब तक भारत है, तो आप कहेंगे 26 जनवरी 1950 के पहले, इससे पहले या इसके बाद। कोई भी व्यक्ति, अच्छा उधर ज्यादा हो गया, एक मिनट थोड़ा सा करके देखती हूं इसको, ध्यान से देखना, नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, इधर लिख देती हूं। कोई भी व्यक्ति, मैं दोबारा लिखती हूं, कोई भी व्यक्ति, ठीक है ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म स्थान भारत है, और जन्म स्थान कब तक भारत है, तो 26 जनवरी 1950 के पहले। जन्म स्थान जो है वो कब होना चाहिए, भारत, जन्म स्थान भारत, तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 से पहले या बाद, अगर कोई भी व्यक्ति 26 ऑफ जनवरी 1950, जिस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट हुआ था, जिस दिन आपका संविधान लागू हुआ था, उस दिन यह बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है वो भारत का नागरिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं कि एक व्यक्ति, एग्जाम्पल जिनका नाम है मोहन, प्यारे बच्चे आपके 1955 के एक्ट में कहा गया था बाय बर्थ, ये भी ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, बाय बर्थ की बात हो रही है, ठीक है बाय बर्थ की बात हो रही है। तो मैं आपसे ये कह रही हूं कि एग्जाम्पल लिया कि एग्जाम्पल है मोहन। अब मोहन जो है प्यारे बच्चे, इनका जन्म कहां पर होता है, इनका बर्थ ऑफ प्लेस क्या है, मोहन का बर्थ ऑफ प्लेस है इंडिया, इनका बर्थ ऑफ प्लेस, इनका जन्म स्थान क्या है, इंडिया। तो 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग मोहन भारत के नागरिक हैं। 1955 के अकॉर्डिंग 1955 में, लेकिन प्यारे बच्चों इसका मिसयूज हुआ। लोगों ने, ऐसे लोग जो कि घुसपैठिए होते हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं, उसको इससे बढ़ावा मिला, क्योंकि केवल क्या चाहिए था सिटीजनशिप के लिए, बाय बर्थ सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि बाय बर्थ एक्वायर करने के लिए केवल एक कंडीशन थी, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया। तो आपका कोई भी पर्सन आपका यहां पे अपना जन्म स्थान दिखा सकता था, कोई सर्टिफिकेट बना सकता था, और प्यारे बच्चों यहां पे सिटीजनशिप ले सकता था। लेकिन इसको थोड़ा यहां पे स्ट्रिक्ट किया गया, और प्यारे बच्चे बाय बर्थ अगर अब सिटीजनशिप लेनी है, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में क्या है, अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो प्रेजेंट में देखना कि एक तो बोला गया है जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान क्या होना चाहिए, भारत, यानी कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ, एक कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन प्यारे बच्चे इसमें लगाई गई है कि एक ऐसा आपका दूसरा कंडीशन है कि जन्म के समय माता या पिता, जन्म के समय माता या पिता में, यानी कि पेरेंट्स, ठीक है, जन्म के समय माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक, कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई एक भारत का नागरिक हो। और प्यारे बच्चों ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, ये कब किया गया है, 1986 में। ये वाला पॉइंट 1986 में ऐड किया गया है कि जन्म के समय माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल आप भारत में पैदा हुए तो आप भारत के नागरिक हो गए, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है आप भारत में पैदा हुए, लेकिन आपके मम्मी पापा में से कोई एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, दोनों हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों में से कोई एक है तो आपको ध्यान रखना है वो भारत का नागरिक होगा।
ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहले केवल क्या था, पहले केवल प्लेस ऑफ बर्थ आपका इंडिया होना चाहिए, बट अब केवल प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया होने से काम नहीं चलेगा, अब पेरेंट्स में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना भी कंपलसरी है। अगर आप भारत में पैदा हो रहे हैं तो भारत में पैदा होने के साथ साथ आपके माता पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, जैसे कि आप हैं। आप अभी भारत के नागरिक हैं, क्यों? क्योंकि आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, भारतीय नागरिक है। नहीं बेटा 1986 होगा, 1992 में अगले वाले में होगा। अब देखिएगा अगला वाला, अगर ये समझ आ गया है तो जल्दी से मुझे थम्स अप चाहिए। डिटेल में पूरा ये लिखा हुआ है, देख लीजिए यहां, ठीक है। अब वंश परंपरा द्वारा, बाय डिसेंट, इसमें भी आपको वही डेट याद रखनी है। अब ध्यान से सुनना, पहले वाला बात कर रहा था भारत के अंदर और ये वाला बात करेगा भारत के बाहर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। जो पेरेंट्स वाला कॉन्सेप्ट है पहले वाले में, वो आपका 1986 में एड ऑन किया गया है, 1986 में उसे जोड़ा गया है, 1955 के अधिनियम में संशोधन करके। ठीक है करण प्रताप जी, थैंक यू। ठीक है, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं इस वाले की। तो पहले फिर से वही 1955 के एक्ट में क्या था, 1955 के एक्ट की बात करेंगे। और प्यारे बच्चे दूसरे वे की हम बात कर रहे हैं, बाय डिसेंट या वंश परंपरा द्वारा, सेकंड वे 1955 का एक्ट। इसमें भी प्यारे बच्चों सेम डेट आपको ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ध्यान से सुनना, उसके बाद, उस डेट तक या उस डेट के बाद। अब यहां पे जो मैं लिखने जा रही हूं बहुत फोकस्ड होकर देखना। अगर किसी भारतीय बच्चे का जन्म, अगर किसी भारतीय बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है, भारत के बाहर, यानी कि इस समय आपका जो इसका प्लेस ऑफ बर्थ है वो क्या है, आउट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में लिखिएगा प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर। पहले तो मैं हिंदी में ठीक करूं, ये भारत के बाहर होगा, भारत के बाहर, यानी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, भारत के बाहर। कब, 26 जनवरी 1950 के बाद या उस डेट तक अगर किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है और वो भारतीय बच्चा है। तो प्यारे बच्चों अब ये जो बच्चा है इसका एक नाम रख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये जो भारतीय बच्चा है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम हम रख लेते हैं निखिल, ठीक है। निखिल हम इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम है निखिल। तो ये जो निखिल है इनके क्या हुआ कि निखिल के माता पिता ये दोनों इंडियंस हैं, या फिर दोनों में से कोई एक भी इंडियन हो सकता है। ध्यान से सुनना, अब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों भारतीय हैं, दोनों के दोनों इंडियन हैं। अब ये दोनों बाहर घूमने गए, मान लो यूएस से घूमने चले गए, यूएस से बाहर चले गए घूमने के लिए। अब वहीं पे निखिल का जन्म हो गया। तो जब निखिल का जन्म वहां पर हुआ तो भारत में तो नहीं हुआ, तो जन्म के द्वारा तो नहीं मिल सकती, क्योंकि भारत के बाहर हुआ है। लेकिन निखिल को नागरिकता कैसे मिलेगी, तो 1955 का अधिनियम क्या कहता है, यह कहता है कि निखिल को अगर चाहिए भारतीय नागरिकता, अगर इसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, भारतीय नागरिकता निखिल को अपने पिता के आधार पर मिलेगी, अपने पिता के आधार पर, ठीक है। अगर उसके पिताजी इंडियन सिटीजन होंगे निखिल के जन्म के समय, अगर निखिल के जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक होंगे,
तो पिता के आधार पर निखिल को नागरिकता मिल जाएगी। अब मैंने क्या लिखा हुआ है कि दोनों ही थे, यानी कि निखिल क्या है, भारत का नागरिक। अब यहां पे बड़ा लोगों को, स्पेशली फीमेल्स को गुस्सा आया। और फीमेल्स को गुस्सा क्यों आया? फीमेल्स को गुस्सा इसलिए आया कि एक तरफ तो आप ये कहते हो कि निखिल को, चलो निखिल की माता भी तो है, पिता ही क्यों, पिता के आधार पर ही क्यों, माता के आधार पर क्यों नहीं? अगर पिता नहीं होगा तो क्या इंडियन सिटीजन नहीं होगा मेरा बच्चा? महिलाओं ने कहा, आपने महिलाओं ने कहा कि एक तरफ तो आपका संविधान समानता की बात करता है और दूसरी तरफ भेदभाव कर रहा है। गलत है ये। तो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में क्या सिचुएशन है, इन प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? इन प्रेजेंट प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना, मैं बैक करूंगी एक बार। इन प्रेजेंट में यहां पे क्या था 1955 में? यहां पे था पिता, केवल पिता के आधार पे मिलेगी। अगर माता इंडियन है और पिता किसी दूसरे देश का नागरिक है तो निखिल को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो महिलाओं ने आवाज उठाई कि ये गलत है। तो फिर क्या किया गया प्यारे बच्चों? फिर यहां पे आपके वर्तमान में जो 1955 का एक्ट है, इसमें प्यारे बच्चों फिर से हुआ संशोधन, इसमें फिर से हुआ अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें फिर से किया गया संशोधन। और इस बार कब किया गया था अमेंडमेंट? आपको सारे नहीं पढ़ने हैं। अमेंडमेंट 2 था वो 1992 में। और इसमें क्या किया गया? इसमें प्यारे बच्चों यहां पर पिता शब्द की जगह, पिता शब्द की जगह क्या लिख दिया गया? पिता शब्द की जगह लिख दिया गया माता, माता या पिता, माता या पिता भारतीय नागरिक। यारी बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम 1955 की बात करते हैं तो 1955 के एक्ट के अकॉर्डिंग प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती थी। ठीक है, भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती थी, लेकिन वर्तमान में मिल सकती है, क्योंकि अब पिता शब्द की जगह जो फादर वर्ड था उसकी जगह क्या वर्ड यूज हो गया? पेरेंट्स। अगर माता भी, अगर मदर भी इंडियन सिटीजन है तो उस बच्चे को यानी निखिल को भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहां तक बात समझ आई? अगर पहले की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने किससे शादी की है? निक जॉन्स से। निक जॉन्स कहां के हैं? यूएसए के नागरिक हैं। तो उनके बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती 1955 के अधिनियम के अनुसार, लेकिन आज मिल सकती है क्योंकि प्रियंका चोपड़ा भारत की नागरिक है और प्रियंका चोपड़ा इंडियन सिटीजन है, इसलिए यहां पे मिल सकती है। कब नहीं मिल सकती थी? 1955 के अधिनियम के अनुसार, क्योंकि वहां पे केवल पिता को वरीयता दी गई थी, पिता के आधार पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति एक साथ दो देशों की नागरिकता नहीं ले सकता और कई बार इस पर क्वेश्चंस उठे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था आपका बाय डिसेंट। अब हम पढ़ेंगे बाय रजिस्ट्रेशन। ध्यान से देखना, अब अगला हम क्या पढ़ेंगे? बाय रजिस्ट्रेशन। और यहां एक बात जरा दिमाग में घुसा लो अपने, बाय रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा। और प्यारे बच्चे, अगर इसके थ्रू किसी को भी भारतीय नागरिकता चाहिए, अगर इसके थ्रू किसी को भी इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप, तो उसको क्या करना पड़ेगा पता है? उसको प्यारे बच्चे इंडियन ओरिजिनेट होना चाहिए, उसको इंडियन ओरिजिनेट होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को भारतीय मूल का होना चाहिए। मैम, इंडियन ओरिजिनेट भारतीय मूल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, कोई ना कोई इंडिया से आपका रिलेशन रहा हो। ऐसे लोगों को मिल सकती है जिनके दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा भारत के नागरिक रहे हों। ऐसे लोगों को मिल सकती है जिसने किसी विदेशी महिला ने भारतीय पुरुष से शादी कर ली हो।
ऐसे बच्चों को मिल सकती है जो कि आपके उनके बच्चे जो हैं बाहर रह रहे थे और माता पिता भारतीय थे, तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल सकती है। अगर कोई बाहर से भारत में नौकरी करने आया है, भारत सरकार ने उसको बुलाया है, तो उसको भी मिल सकती है। दुर्गेश जी, आपको शायद पता नहीं, अक्षय कुमार पे कई बार इस चीज को लेकर क्वेश्चन उठ चुका है कि आप एक देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कीजिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंडियन से मतलब इंडिया से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। तो अब आप पढ़ लो, अब आप पढ़ लो यहां पे क्या क्या कंडीशन होती है और किस किस को रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। ध्यान से फोकस्ड ऑन बोर्ड देखिएगा। बाय रजिस्ट्रेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप थ्रू रजिस्ट्रेशन एज। पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से, यहां पे कीजिएगा जरा करेक्शन, ये इन प्रेजेंट के हिसाब से गलत है। ठीक है, अभी इंग्लिश में बताऊंगी। तो पंजीकरण की आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष भारत में निवास करने वाला होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 ईयर्स। यहां भी ठीक करेंगे नीचे। सेवन ईयर्स, 7 वर्ष। क्लियर है? यानी ऐसा व्यक्ति जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने की तिथि से 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। और ध्यान रखना, ये जो 7 वर्ष यहां पर कंडीशन होती है वो होती है कि 7 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो, लगातार भारत में रह रहा हो, लगातार भारत में रह रहा हो। यानी कि आपका कंसेक्यूटिव 7 ईयर्स मांगा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो 7 साल से भारत में रह रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। इंग्लिश में, अ पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स प्रायर द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले कम से कम 7 साल अगर कोई व्यक्ति भारत में लगातार रह रहा है, कंसेक्यूटिव 7 ईयर्स, तो उसको क्या मिलेगी? बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, आगे देखिएगा। नम्रता जी, आपके कहने से चीजें नहीं चलेंगी बेटा, कुछ जगह आपकी मनमानी नहीं चल सकती है। मैं 1.5 घंटे पढ़ाने की बात कर रही हूं और आप कह रहे हो कि बस मैम आज के लिए बहुत हो गया। फिर सिलेबस कब पूरा करेंगी आप? कब रिवीजन करेंगी? ठीक है, आगे देखिएगा। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे सकती हूं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है, अभी आप कहां के सिटीजन हैं? इंडिया के हैं मैम, लेकिन कल जाकर आपकी यूएसए में नौकरी लग जाए और आप यूएसए चले गए। अब यूएसए में जाकर आपने क्या किया? वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो यहां की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, यहां की ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और प्यारे प्यारे बच्चों, फिर आप चाहते हो कि अब मेरा काम हो गया, मैं अमेरिका से अपने देश वापस जाना चाहता हूं या वापस जाना चाहती हूं, तो आपको क्या करना होगा? फिर यहां पे रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप दोबारा लेनी होगी। जैसे आपने देखा होगा पंजाबीज जो होते हैं वो ज्यादातर कनाडा चले जाते हैं, कनाडा में रहते हैं, लेकिन एक समय बाद क्या होता है? एक समय बाद प्यारे बच्चे वो वापस इंडिया आते हैं और उन्हें क्या चाहिए? वापस सिटीजनशिप चाहिए। तो वो बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं क्योंकि वो इंडियन ओरिजिनेट हैं, वो भारत में पैदा हुए थे और किसी काम से भारत के बाहर रह रहे थे। अब उनका काम खत्म हो गया और वो वापस आकर अपनी सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखेगा बेटा। मैं 1.5 घंटे नहीं लूंगी, मुझे पता है 6:15 बजे हिंदी की क्लास है, 6:10 तक मैं फ्री कर दूंगी आपको।
मुझे पता है, ठीक है, परेशान मत होइए। उसके बाद देखिएगा, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है या करने वाली है, उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या मिल जाएगा, इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। कैसे? जैसे आपकी सीमा हैदर ने किससे शादी की है, तो मैम सचिन से। या कल आपकी किसी जाकर आप बाहर विदेश में जाते हो, वहां पे आपको जाने के बाद किसी विदेशी लड़की से प्यार हो जाता है और आप उससे शादी कर लेते हो, है ना, तो फिर आपके बेस पर उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाय रजिस्ट्रेशन क्या मिल जाएगी प्यारे बच्चों, बाय रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगी भारत की नागरिकता। उस विदेशी महिला को जिसने भारतीय पुरुष से शादी की है। और प्यारे बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, माइनर चाइल्ड जो होते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या मिल जाएगा, सिटीजनशिप। अगर वो बच्चे भारत में नहीं थे और भारत के बाहर पैदा हुए हैं, तो उन्हें भी बाय रजिस्ट्रेशन यहां मिल सकती है सिटीजनशिप, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। ठीक है, 3 घंटे नहीं पढ़ा सकती, आपकी हिंदी की क्लास है, और मैं आज हिंदी वाले सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपकी क्लास को 6:30 से कर दें, ताकि मैं टाइम पे आपका सिलेबस कंप्लीट करा सकूं। ठीक है, और आपका संडे में भी यही नाटक रहता है। अच्छा, रशियन गर्ल से शादी करनी है, वाह शाबाश, कितने खुश हो रहे हैं, वाह, जैसे विदेशी महिला भी आ गई और तुमसे शादी कर ली उसने, है ना, ऐसे खुश हो रहे हो। अरे पढ़ लो पढ़ लो, पहले नौकरी ले लो, वरना विदेशी छोड़ो, इंडियन भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं। कह रहा है एक बच्चा, वाह मैम कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। बेटा नौकरी ले लो, नौकरी के बिना छोकरी नहीं मिलती आज के समय में। वो विदेशी महिला भी शादी तब करेगी जब तुम्हारे पास नौकरी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे देखते हैं हम। यहाँ पे आगे क्या है प्यारे बच्चे, बाय नेचुरलाइजेशन, नेक्स्ट वे ऑफ सिटीजनशिप। अब बाय नेचुरलाइजेशन को मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगी कि बाय नेचुरलाइजेशन किस किस को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन पीडीएफ में थोड़ा सा करेक्शन कराना है प्यारे बच्चे। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले 7 की जगह 11 वर्ष, 7 की जगह आपको लिखना है 11 ईयर्स। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिएगा, यहां कीजिएगा 11 और यहां पर भी कीजिएगा 11। 7 पहले हुआ करता था, 7 आपका रजिस्ट्रेशन में हो गया है और इसमें 11 ईयर्स है, 11 वर्ष। अब देखो यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझना, मैं आपको लिखकर पढ़ाऊंगी पूरा बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। प्यारे बच्चे, अगर हम पंजीकरण द्वारा बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कंडीशन होता है कि भारत में निवास, भारत में निवास, रिसाइडिंग इन इंडिया, रिसाइडिंग इन इंडिया कितना होना चाहिए, 11 ईयर्स एट लीस्ट। और ये 11 वर्ष प्यारे बच्चे लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 11 वर्षों में अलग अलग देशों में घूम रहे हो, नहीं, कॉन्टिन्यूसली कॉन्सिक्यूटिव 11 ईयर्स, लगातार 11 वर्ष आपको भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, दूसरी कंडीशन होती है कि पहले जिस देश का नागरिक था, पहले जिस देश का नागरिक था, उस देश की नागरिकता, उस देश की नागरिकता का परित्याग, परित्याग यानी कि छोड़ दी हो, परित्याग
कर दिया हो, परित्याग कर दिया हो यानी उस देश की सिटीजनशिप को छोड़ दिया हो, कर दिया हो, तथा इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, भारत सरकार को दे दी हो यानी इंडियन गवर्नमेंट को बता दिया हो कि हमने आपके देश की सिटीजनशिप लेने के लिए अपने देश की नागरिकता छोड़ दी हो, इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन। आइए प्यारे बच्चे तीसरी कंडीशन पढ़ते हैं। तीसरी, 22 भाषाओं में से, बताइए 22 भाषाएं किस शेड्यूल में है? 22 भाषाओं यानी कि 22 लैंग्वेज, 22 भाषाओं में से किसी एक, एनी वन, किसी एक, एनी वन, एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, का अच्छा ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो यानी कि गुड नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा ज्ञान हो। और चौथी कंडीशन कि वो कला यानी कि आर्ट, विज्ञान यानी कि साइंस, समाज सेवा, सोशल सर्विसेज, कला विज्ञान समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित हो। इनमें से किसी एरिया से उसका रिलेशन होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस होती हैं। 11 ईयर्स है अंकुश वर्मा, नेचुरलाइजेशन में रेजिडेंस 11 ईयर्स है, 7 से ही। बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे हैं 8th शेड्यूल, ये नेचुरलाइजेशन है। अच्छा, मैंने हिंदी में गलत लिख दिया है, आई एम सॉरी बच्चों, हिंदी में गलत लिख दिया है, देशीयकरण द्वारा है ये, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, देशीयकरण द्वारा। और देशीयकरण का मतलब है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका भारत से कोई कनेक्शन नहीं रहा, वो इंडियन ओरिजिनेट नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन 11 वर्ष भारत में रहा हो, जिस देश का नागरिक था उस देश की नागरिकता त्याग दी हो, और उसके बाद उसे क्या कर दिया हो, भारत सरकार को बता दिया हो। साथ साथ उसे आपकी जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, और साथ साथ प्यारे बच्चे कला विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित हो। और प्यारे प्यारे बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। आपके एक सिंगर था जिसका नाम है अदनान स्वामी, सुना होगा आपने, अदनान स्वामी का नाम सुना होगा। वो पाकिस्तानी सिंगर था, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित था? कला से, आर्ट से। तो उसको इसी आधार पे इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी। इतनी बात समझ आई हो तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे। और अब हम पढ़ेंगे भूमि अर्जन द्वारा। अब हम पढ़ेंगे बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखना जरा। इसमें मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, लिखना नहीं है। ये रहा भारत, और इधर बना लो प्यारे बच्चों बांग्लादेश, और इधर लिखिएगा भारत, हमारा प्यारा सा भारत देश। प्यारे बच्चे, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ।
और समझौता किस चीज को लेकर? ध्यान से। एग्रीमेंट हमेशा दो लोगों की सहमति से होता है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया में एक ऐसा क्षेत्र था, ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं आपका ड्रॉ कर रही हूं, ये जो आपका एरिया है ये किसका था? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का था ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा हमने ग्रीन कलर से कलर किया है, ये भारत के कंट्रोल में था और ये किसका था? बांग्लादेश का था। ठीक है, फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां बांग्लादेश में, ये जो ऑरेंज कलर से मैं कर रही हूं, यहां बांग्लादेश में क्या था? तो आपको ध्यान रखना है कि मैम यहां पे बांग्लादेश में ये वाला जो क्षेत्र है जो हमने ऑरेंज कलर से कलर किया है, ये किसका है? भारत का। यानी इन दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र पर कंट्रोल किया हुआ है, दोनों ने कंट्रोल किया हुआ है। और ये जो कंट्रोल किया हुआ है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना है, इस पर कुछ लोग भी रह रहे हैं, यहां लोग भी रह रहे हैं। अब इन दोनों ने ये कहा, आपस में ये समझौता किया कि भाई ऐसा करो कि मेरा वाला जो पार्ट है वो आप मुझे दे दो और आपका जो वाला पार्ट है वो मैं आपको दे दूंगा। बांग्लादेश और भारत में सहमति बनी। तो यहां पे क्या हुआ कि जो भारत का हिस्सा था वो भारत के कंट्रोल में आ गया और जो बांग्लादेश का हिस्सा था वो बांग्लादेश। अब यहां पे क्या हो रहा है? लेना और देना। और ये किसके थ्रू हुआ प्यारे बच्चों? 100वां संविधान संशोधन 2015। और इसमें क्या कर दिया गया? इसमें इन दोनों ने एक दूसरे के जो है स्थान वो दे दिए। ठीक है, मैं छोड़ रही हूं सुमित्रा गुप्ता, अभी छोड़ रही हूं। तो अब आप मुझे बस इतना सा बता दो कि यहां पे ये जो नागरिक हैं, यहां पर ये जो नागरिक हैं आपके, जो कि बांग्लादेश के स्थान में रह रहे थे, अब ये आपका बांग्लादेश में चले जाएंगे और जो आपका भारत का हिस्सा था, यहां पे जो नागरिक रह रहे थे, ये कहां आएंगे? भारत में। अब ये हिस्सा भारत के कंट्रोल का हो गया, तो प्यारे बच्चे ये जो नागरिक हैं ये भी कौन हो जाएंगे? भारतीय नागरिक, क्योंकि इंडिया ने अब इस हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। तो कोई भी ऐसा हिस्सा जिस पर इंडिया अपना कंट्रोल कर लेगा, उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं वो भी ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक हो जाएगा। और ये बात बेटा यहां लिखी हुई है। If any new territory is acquired by the government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian citizenship. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मैं आपको बताऊंगी नागरिकता खत्म कैसे होती है और कल ही मैं शुरू करूंगी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और कल ही मैं आपको पढ़ाऊंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।